इस वीडियो में मैंने कंपनी के मैनेजमेंट को एनालाइज करने की एक यूनिक ट्रिक बताई है और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि किसी और ने आपको ये नहीं बताया होगा। इस ट्रिक का यूज करके आप फ्रॉड कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बच सकते हैं या फिर फ्रॉड को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ये ट्रिक एक अलग तरह की है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉमन मैन है, आपको ज़्यादा डिटेल में फंडामेंटल एनालाइज करना नहीं भी आता है, तो भी आप इस ट्रिक का यूज़ कर पाएंगे। वॉरेन बफेट के इंटरव्यूज जो लोग देखते हैं उन्हें ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि वो अक्सर बोलते हैं कि आई हैव माई स्किन इन द गेम। मतलब ये है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत, सब कुछ अपनी कंपनी में लगाया हुआ है जिसका नाम है बर्कशायर हैथवे। अगर हम ये पता कर पाएं कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनकी पूरी ताकत उसी कंपनी में लगी है ना कि कहीं और, तो हम ये आसानी से पता लगा लेंगे कि हाँ, मैनेजमेंट सही है। क्योंकि अगर प्रमोटर का सब कुछ ये कंपनी ही है तो वो प्रमोटर उस कंपनी का कभी बुरा नहीं होने देगा। मैंने यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाए हैं जिनका यूज करके आप ये पता लगा पाओगे कि प्रमोटर्स का सब कुछ उस कंपनी में ही है या नहीं है। और मैं यस बैंक का एग्जाम्पल भी दूंगा। जो लोग इस चीज को जानते होते वो यस बैंक में कभी इन्वेस्ट ना करते जिस टाइम पे राणा कपूर उसके प्रमोटर थे। सबसे पहला पॉइंट है, प्रमोटर और उसके रिलेटिव का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी फैमिली के खूब सारे बिजनेस हैं जो कि लिस्टेड नहीं है, खुद के फैमिली बेस्ड बिजनेस हैं। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी जिसमें वो प्रमोटर है वो है तो पेंट की कंपनी या फिर आईटी कंपनी, लेकिन प्रमोटर का इंटरेस्ट रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा है। जैसे सत्यम के केस में हुआ था, थी आईटी कंपनी लेकिन प्रमोटर का इंटरेस्ट रियल एस्टेट में ज्यादा हो गया था, इसलिए वो जो है आईटी कंपनी का पैसा डाइवर्ट कर रहा था रियल एस्टेट वाले बिजनेस में। और चलिए मान भी लेते हैं कि प्रमोटर की दो तीन कंपनियां खुद की फैमिली बेस्ड हैं जो किसी और सेक्टर से रिलेटेड हैं, लेकिन प्रमोटर की मेन कमाई, प्रमोटर और उसकी फैमिली की मेन कमाई पब्लिक लिस्टेड कंपनी से आनी चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि कंपनी को एनालाइज करते वक्त प्रमोटर्स की होल्डिंग भी देखना चाहिए। क्योंकि किसी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा है, मतलब सोचिए जरा कि उस कंपनी से खूब सारा डिविडेंड प्रमोटर्स उठाते होंगे, उनका घर का खर्चा चलता होगा और साथ ही में कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता होगा, उसमें भी उनका पैसा ज्यादा होता होगा। तो देखिए, और इस केस में जो है जब उनकी होल्डिंग ज्यादा होगी तो डिपेंडेंसी उनकी ज्यादा हो जाती है उस कंपनी पे, और सारा पैसा उस कंपनी से आता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा। लेकिन जरा ये केस देखिए कि प्रमोटर की एक कंपनी है ए और एक है बी। ए जो है पब्लिक लिस्टेड है जिसका शेयर हम लोग के भी पास है, और बी जो है प्रमोटर की खुद की कंपनी है, फैमिली की। लेकिन कंपनी बी से प्रमोटर के पास ज्यादा पैसा आ रहा है। उस केस में देखिए वो कंपनी ए पे जो कि पब्लिक लिस्टेड है उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा पैसा बी से आ रहा है, तो वो अपनी घर घर की जो कंपनी है फैमिली बेस्ड, उसको चलाने में, रन करने में ज्यादा ध्यान देगा, ना कि कंपनी ए पे। अब एक केस है जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रमोटर है, उसकी फैमिली बेस्ड कंपनी है, लेकिन वो जो फैमिली बेस्ड कंपनी है उसका इन्वेस्टमेंट पब्लिक लिस्टेड कंपनी में भी है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया आपको, कंपनी ए और बी का एग्जांपल दिया था, तो उसमें कंपनी ए पब्लिक लिस्टेड थी, कंपनी बी जो है फैमिली बेस्ड थी उसकी। लेकिन अगर ये केस हो जाए कि जो कंपनी बी है, फैमिली बेस्ड है, उसका इन्वेस्टमेंट हो कंपनी ए में, तो वो केस हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से दे रहा हूं कि देखिए, एलसिड इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी है अरविंद वकील की, जो कि प्रमोटर हैं एशियन पेंट्स के। अब क्या है कि ये जो एलसिड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसके पास एशियन पेंट का भी शेयर है 2.8 करोड़। ठीक है, तो ये केस आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी जो है प्रमोटर की तो है, लेकिन ये भी इन्वेस्टमेंट की है एशियन पेंट में, और इनका खुद का भी इन्वेस्टमेंट है एशियन पेंट में। तो इस केस में
एशियन पेंट के साथ कभी ये अरविंद वकील जो प्रमोटर हैं ये कभी गलत नहीं करेंगे। और ये ऐसा इसलिए करते हैं प्रमोटर्स, किसी कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो टैक्स सेविंग के पर्पस से वो लोग क्रिएट किए रहते हैं कंपनीज, तो उसका ये रीजन होता है। तो अगर ये सिनारियो है तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अब चलिए मैं आपको यस बैंक का केस बताता हूं। जैसे आप ये देखेंगे आप खुद ही बोलेंगे कि अरे भाई, अगर ये मुझे पहले पता होता तो, अगर आप किए रहे होंगे यस बैंक पे इन्वेस्टमेंट तो आप करते ही ना, अगर आपको ये पता होता तो। जब हम राणा कपूर को देखते हैं तो हमें उनके वाइफ और उनके डॉटर के बारे में भी जानना चाहिए। उनकी वाइफ का नाम बिंदु कपूर, डॉटर्स का नाम है राधा कपूर, राखी कपूर, रोशनी कपूर। अब राणा कपूर तो यस बैंक संभालते थे, नेशनल लेवल का बैंक था, लेकिन जरा हमें देखना ये चाहिए कि क्या बिंदु कपूर की भी कंपनीज थी, उनके नाम पे क्या कंपनीज रजिस्टर्ड थी। जब मैंने ये देखा तो मैं समझ गया कि यहाँ तो सब गड़बड़ी चल रहा है। तो अभी देखिए, बिंदु कपूर के नाम पे 42 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, और हो सकता है इससे ज्यादा भी हों, लेकिन जितनी डिटेल्स मैं निकाला था उसके अकॉर्डिंग मुझे ये पता लगा था। आप एक एक करके सारी कंपनीज देख सकते हैं। 42 कंपनीज बहुत होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी उनकी ही कंपनी है, ये सब मिला के 42 हैं। और उसके बाद आप देखिए राधा कपूर जो इनकी डॉटर हैं, इनके नाम पे 45 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। ये 45 कंपनीज चलाती थीं और शायद चलाती होंगी भी अभी करंटली। उसके बाद ये भी उनकी ही कंपनीज है, सारी मिला के 45 हैं। उसके बाद ये देखिए, इनकी जो डॉटर है रोशनी कपूर, इनकी 49 कंपनीज है। ये लिस्ट है, फिर ये लिस्ट है और ये लिस्ट है। आप देखिए, 3 हैं वाइफ और 2 डॉटर, तीनों के नाम पे कितनी सारी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। कुछ कॉमन भी हैं और कुछ सिर्फ किसी एक के पास है। सब मिला के इस लिस्ट में जो मैंने आपको दिखाया सब मिला के 60-70 होंगी, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि इनके फैमिली की 100 के ऊपर कंपनीज थीं। अब जरा आप खुद से सवाल करिए कि राणा कपूर की वाइफ की कंपनी है और डॉटर्स की कंपनीज हैं, तो एक तरह से हैं तो राणा कपूर की ही ना। वो सिर्फ कोई जान ना पाए और कोई ऑब्जेक्ट ना करे, इसलिए अपने वाइफ और डॉटर्स के नाम पे उन्होंने कंपनी क्रिएट कर दी। लेकिन देखिए, एक तरह से है तो ये कंपनीज राणा कपूर की ही। अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि आप एक बैंक रन कर रहे हैं नेशनल लेवल का, और साथ में आपकी फैमिली बेस्ड 100 कंपनीज हैं, ठीक है। आप खुद ही बोलेंगे अरे यार, मैं 101 कंपनीज कैसे रन कर पाऊंगा, बैंक ही रन करने में मेरी हालत खराब हो जाती। नेशनल लेवल का बैंक है, उसमें मीटिंग्स होती है, सबसे डील करना होता है, एम्प्लॉयज से, क्लाइंट से, कस्टमर से। जब मैं वो करके ही थक जाता हूं तो मैं रिमेनिंग 100 कंपनीज कैसे रन कर पाऊंगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आपने क्रिएट क्यों की कंपनी इतनी सारी, तो फिर आप वहां फंस जाएंगे। देखिए, बेसिक पर्पस इतनी कंपनीज क्रिएट करने का यही होता है कि पैसा इधर से उधर घुमाना, इधर से उधर करना, ठीक है। अब ये अपनी कंपनीज को लोन भी दिया करते थे क्योंकि इनकी कंपनीज को पैसा चाहिए था, और ये अपनी ही कंपनीज को घुमा फिरा के पैसे पहुंचाते थे। जैसे ये डीएचएफएल को पैसा दे दें और डीएचएफएल से बोलें कि भाई तुम मेरी भी कंपनी को पैसा दे दो, तो घूम टहल के वो सीधे यस बैंक के फंडामेंटल्स में नहीं दिखता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्यों? क्योंकि ये तो डीएचएफएल को दे देते थे, डीएचएफएल घुमा के इन्हें दे देते थे। अब जब आप इस तरह के रिसर्च करेंगे तो आप ये पाएंगे कि डीएचएफएल के साथ भी यही केस था। उन्होंने भी इतनी सारी कंपनीज क्रिएट करके रखी हुई थी कि पैसा वो उनमें ही ऐसा घुमा देते थे कि इन्वेस्टर्स जान ही नहीं पाते थे। जब भी आपको इस तरह का कोई केस दिखे कि किसी प्रमोटर की या उसके सन की, डॉटर की, वाइफ की, सबका मिला के 50 कंपनीज हैं, 40 कंपनीज हैं, 30 कंपनीज हैं, तो आप गलती से भी उसमें इन्वेस्ट मत कर दीजिए। क्योंकि आज आप करेंगे, आज कुछ नहीं हो रहा है, हो सकता है आज के 10 साल बाद फ्रॉड निकल के आए। तो 10 साल बाद फ्रॉड आना है तो आज आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज ही मत करिए। अब इस चीज को करने के लिए आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत तो है नहीं, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, जाके देख लीजिए किसकी कितनी कंपनीज हैं, खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
और ये स्टार्टिंग होता है, फ्रॉड जब स्टार्ट होता है ना, तो उसके पहले कंपनीज क्रिएट की जाती हैं। फ्रॉड तो बाद में होता है, पहले कंपनीज क्रिएट की जाती हैं। तो अगर आप ये चीज पकड़ लेंगे ना, तो समझ लो फ्रॉड के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आप अलर्ट हो जाएंगे और निकल लेंगे, या तो एंट्री ही नहीं मारेंगे। आपका इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा सेफ रहेगा। अब आपका एक क्वेश्चन मुझसे ये भी तो होना चाहिए कि मान लो किसी ने 100 कंपनीज क्रिएट की हुई हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो फ्रॉड ना करना चाहता हो। मैं मानता हूं कि वो फ्रॉड हो सकता है ना करना चाहता हो, वो जेन्युइन 100 कंपनीज क्रिएट किया है कि भाई मेहनत करेंगे और रन करेंगे। लेकिन फिर यहाँ पे आता है वॉरेन बफेट का पॉइंट, स्किन इन द गेम। तो इस केस में देखिए, उसकी जो ताकत लगी होगी उस प्रमोटर की, वो 100 कंपनीज में लगी होगी, ना कि एक या दो कंपनीज में। और हमारा इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा तभी ग्रो करेगा जब प्रमोटर की पूरी ताकत एक या दो कंपनी, ज्यादातर एक या फिर दो भी हो सकती है या तीन भी हो सकती है, लेकिन 100 में नहीं लगी होनी चाहिए। 1, 2 या 3, इतने में ही प्रमोटर की सारी ताकत लगी होनी चाहिए। तभी तो प्रॉफिट ग्रो होगा, तभी तो रिटर्न ऑन कैपिटल हाई हो जाएगा, क्योंकि पूरी जी जान से वो काम करेगा फिर। तो ये है वो ट्रिक जो 100% काम करेगी और हमेशा काम करेगी। आप देख लेना इसको इम्प्लीमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी में। और वो बोला जाता है कि ना, इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ साइंस बट इट्स एन आर्ट। तो आर्ट में ये भी होता है साइकोलॉजी। ये जो ट्रिक है ह्यूमन साइकोलॉजी की है, ना कि किसी चीज को पढ़ने लिखने से रिलेटेड। तो ये सिंपल साइकोलॉजी है, इसे आप अगर इम्प्लीमेंट कर दिए तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज में आपका पैसा जाएगा, ना कि किसी फ्रॉड कंपनीज में। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।